स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द टैक्सेस, यानी अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। प्रीवियस ईयर में हमारा जीएसटी का पार्ट पहले था, क्योंकि वो इंट्रोडक्टरी पार्ट इसलिए था क्योंकि सभी चैप्टर्स में जीएसटी इंक्लूडेड थी। बट इस ईयर में आपके जीएसटी का पार्ट जो है सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के बेसिस पर आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसे अभी क्वेश्चंस में इंक्लूड नहीं किया तो एक्सक्लूडिंग वे पर ही आप उसको सिर्फ इंट्रोडक्टरी वे में पढ़िए। है क्या है जीएसटी? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप लोगों ने 10th क्लास में टैक्सेस के बारे में पढ़ा होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। पढ़ा था सभी ने? मेरे ख्याल से आप सभी ने पढ़ा होगा। डायरेक्ट टैक्सेस जो हमारी डायरेक्ट इनकम पर क्या होता है, गवर्नमेंट के थ्रू डिडक्ट किया जाता है। और टैक्सेस देने के क्या फायदे हैं, वो सारी चीजें हमने डिटेल में 10th में भी पढ़ी थी। और थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि किसी भी गवर्नमेंट को अपनी सभी एक्टिविटीज को रन करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हें भी पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई से जितने चाहे वो नोट क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को अपनी एक्टिविटीज को रन करने के लिए टैक्सेस के थ्रू मनी जो कलेक्ट करती है, वो किसके थ्रू कलेक्ट करती है? टैक्स के थ्रू। यानी जो नॉर्मल पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है, उससे वो डिफरेंट काइंड के टैक्सेस कलेक्ट करती है और उन टैक्सेस को ही वो उस कॉमन मैन के वेलफेयर के लिए खर्च करती है। जैसे हम अलग अलग जगह पर देखते हैं, कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं पर सड़कें बन रही हैं, कहीं पर अलग अलग चीजें, पुल बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो आप कंस्ट्रक्शन में देखते हैं आए दिन। और हमारा देश दिन पर दिन डेवलपमेंट कर रहा है। तो इस तरीके की जो ये चीजें हैं जिस पर मनी स्पेंड हो रही है, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? इसका सोर्स ऑफ इनकम है टैक्सेस, और वो टैक्सेस हम ही पे करते हैं अपनी इनकम में से। अब कुछ टैक्सेस हम डायरेक्टली अपनी इनकम में से पे करते हैं, जिनको हम डायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स विच इज पेड बाय अ कॉमन मैन ऑन देयर स्पेसिफिक इनकम प्रिस्क्राइब्ड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट। कोई भी कॉमन मैन है जो अपनी प्रिस्क्राइब्ड जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी प्रिस्क्राइब्ड जो उसकी इनकम है, उससे ज्यादा इनकम होने पर अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट से हमें क्या देना होता है? टैक्स देना होता है। तो जो भी पर्सन उस टैक्स को पे करता है, वो कैसा टैक्स पे कर रहा है? डायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। यानी वो अपनी इनकम में से डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स अमाउंट पे कर रहा है। लेकिन कुछ टैक्सेस हम इनडायरेक्टली भी पे करते हैं, जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते, लेकिन जाते वो हमारी ही पॉकेट से। वो कौन से टैक्सेस हैं? वो टैक्सेस हैं जब हम गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, जिनका हम कंजम्पशन करते हैं, यानी जिनको हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका यूज करते हैं, और उन पर जो अमाउंट टैक्स का, क्योंकि हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन सभी गुड्स और सर्विसेज यानी वो सारी सुविधाएं जो हम लेते हैं गवर्नमेंट से, उन पर भी हम टैक्स देते हैं। लेकिन वो डायरेक्टली हम नहीं देते, बल्कि वो कौन देता है? वो देता है वो सेलर, जो कि उन गुड्स या सर्विसेज को सेल कर रहा है। बिफोर जीएसटी around 17 taxes are indirectly paid by the businessman. बिजनेसमैन देता है, लेकिन वो वसूल या ध्यान रखना कस्टमर से ही करता है। तो अराउंड 17 टैक्सेस जो थे वो बिजनेसमैन पे करता था। अलग अलग टाइप के वो टैक्सेस थे, जिन्हें देने का एक प्रोसेस जो था वो बहुत क्रिटिकल था। और वो सभी टैक्सेस जब दिए जाते थे, तो कई बार गवर्नमेंट भी उन टैक्सेस को ठीक से वसूल नहीं कर पाती थी, और इसकी वजह से गवर्नमेंट को भी कई बार बहुत लॉस होते थे। और क्योंकि वो टैक्सेस सभी चार्ज होते थे, तो बिजनेसमैन को भी उनकी पूरी फॉर्मेलिटीज करने में और उन्हें पे करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज पर बहुत कई डेकेड से वर्क कर रही थी कि इनडायरेक्ट टैक्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे टैक्सेस
को मर्ज कर देना चाहिए और उनकी जगह पर एक टैक्स को अप्लाई करना चाहिए। तो ये प्रोसेस जो था वो काफी टाइम से चल रहा था और इसे अप्लाई किया गया, यानी पूरा जीएसटी जो टैक्स अमेंड होकर के पूरा बिल बना, वो जब बनकर के तैयार हुआ तो इसको हमारे यहाँ पर अप्लाई किया गया 1 जुलाई 2017 से। यानी 1 जुलाई 2017 से पहले जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनके नंबर्स अराउंड 17 थे, बट 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स को अप्लाई किया गया, जिसका पेमेंट अब सभी बिजनेसमैन जितनी भी अपनी सोल्ड गुड्स हैं उन पर करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट each time at the sale when the sale is made of goods or services or both by the registered taxpayer। यानी ये एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सेल के टाइम पर एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पे करता है, और ये एक अकेला टैक्स है जिसका पेमेंट करना अब बिजनेसमैन को करना पड़ता है। अदरवाइज जीएसटी से पहले अराउंड 17 टैक्सेस जो थे वो बिजनेसमैन को पे करने होते थे। उनके परसेंटेज बेशक थोड़े थोड़े होते थे, लेकिन उनकी फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा होती थी, और वो जो टैक्सेस का एक जाल जिसे कह सकते हैं वो इतना ज्यादा क्रिटिकल था कि टैक्सेस टाइमली गवर्नमेंट को मिलते भी नहीं थे। पेमेंट करने वाले उन्हें पे करने से बच जाते थे, कई बार उसमें फ्रॉड भी बहुत होते थे, जिसकी वजह से टैक्सेस का एक बहुत बड़ा पार्ट गवर्नमेंट कलेक्ट इजीली नहीं कर पाती थी। तो उन सबको कलेक्टिवली एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ये ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जीएसटी अप्लाई करने का मेन रीजन क्या है ये जानने के लिए, या मेन मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या था जीएसटी को अप्लाई करने का, वो आप इसके मीनिंग से निकाल सकते हैं। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जीएसटी ऑलमोस्ट सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर अप्लाई किया जाता है। यानी ये कॉम्प्रिहेंसिव जो टैक्स है जो कि बिजनेसमैन को देना है, वो किस पर देना है? सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर अप्लाई होता है, एक्सेप्ट इसमें 2 या 3 कुछ आइटम्स को अभी छोड़ा गया है जिन पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता। वो कौन कौन से आइटम हैं? उसमें आपके एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, यानी जैसे पेट्रोल, डीजल या फिर केरोसिन गैस, ये सभी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इन पर जीएसटी अप्लाई नहीं किया गया है, क्योंकि इसको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अभी तक ये विवाद खत्म नहीं हुआ कि इसका कितना पार्ट स्टेट गवर्नमेंट लेगी और कितना पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। क्योंकि ये जो टैक्सेस है, जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, ये इन पर बहुत ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को एज टैक्स होता है। तो इसी वजह से अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी रेंज में नहीं रखा गया। दूसरे, अल्कोहल, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में शराब या उस तरीके से जानते हैं, अल्कोहल प्रोडक्ट यानी नशीले पदार्थ जितने होते हैं उन पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता। उन पर जीएसटी अप्लाई इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जीएसटी के जो रेट्स रखे गए हैं वो कॉमन मैन की पॉकेट के अकॉर्डिंग, यानी उनके अकॉर्डिंग रखे गए हैं और वो कम रखे गए हैं। जबकि अल्कोहल प्रोडक्ट्स पर हर एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उस पर टैक्स फिक्स करेगी तो वो ज्यादा फिक्स करती है ताकि लोग उसका कंजप्शन कम से कम करें, यानी कम से कम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करें, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। लेकिन क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है इसलिए उन्हें रोका भी नहीं जा सकता। तो इसलिए इन सभी अल्कोहल प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की कोई भी फिक्स रेट नहीं है अब तक। उन्हें स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग चार्ज करती है और ज्यादा हाई रेट पर उन पर टैक्स चार्ज करती है। ऐसे ही जितने प्रोडक्ट्स हमारे एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, यानी बाहर से जिन प्रोडक्ट्स को हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उन प्रोडक्ट्स पर भी, यानी जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उन सभी प्रोडक्ट्स पर भी जीएसटी अप्लाई नहीं होता। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी अगर हम कोई प्रोडक्ट बाहर से मंगा रहे हैं या भेज रहे हैं तो उन सभी प्रोडक्ट्स पर
इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड टैक्सेस, ये भी इंपोर्ट पर भी हम किसी भी टाइप का जीएसटी अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उस पर टैक्सेस ऑलरेडी हमें, जब बाहर से हम प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उन पर टैक्सेस हाई होते हैं, और फिर उसके बाद जब हम सेल करते हैं तो उस दौरान भी उस पर टैक्सेस ज्यादा अप्लाई करने पड़ सकते हैं, जबकि जीएसटी का एक स्पेसिफिक रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है। वो अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग अलग हो सकता है, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट, तो हम अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि किन किन प्रोडक्ट्स को जीएसटी रेंज से अलग किया गया है, तो इसका आंसर क्या देंगे आप? इसका आंसर ये देंगे कि जीएसटी की रेंज में कौन कौन से प्रोडक्ट्स नहीं आते। एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं आते, दूसरा अल्कोहल या नशीले पदार्थ जो होते हैं वो जीएसटी रेंज में नहीं है, और तीसरा इंपोर्ट किए हुए जितने भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन प्रोडक्ट्स को भी जीएसटी रेंज में नहीं रखा गया, क्योंकि उन पर रेट ऑफ टैक्सेस हाई होने की वजह से उन्हें जीएसटी की रेंज से क्या किया गया है, बाहर किया गया। जीएसटी में हमने बाकी सभी प्रोडक्ट्स को यूज किया है, और उन सब पर रेट ऑफ टैक्स, जो टैक्स का रेट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जो कुछ ज्यादा जरूरी चीजें हैं जिनकी लोगों को रोजमर्रा में ज्यादा जरूरत पड़ती है, उन पर रेट जो है कम टैक्स का जो रेट है, क्योंकि लोग, आम लोग उसको बार बार यूज करते हैं, बार बार उसका कंजम्पशन होता है, तो उन पर टैक्स की रेट कम रखी गई है ताकि लोगों पर ज्यादा बर्डन ना पड़े। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लग्जरियस आइटम्स में आते हैं, तो उन पर टैक्सेस का जो रेट है वो हाई रखा गया है, क्योंकि लग्जरियस आइटम सिर्फ ज्यादातर कौन से, किस कैटेगरी के लोग यूज करते हैं, या तो अपर मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास के लोग, तो उस पर टैक्सेस का रेट हायर रखा गया है। तो यहाँ पर जीएसटी के रेट भी डिफरेंट डिफरेंट है, और वो डिपेंड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की कंजम्पशन पर। जिनका कंजम्पशन ज्यादा है उन पर रेट ऑफ टैक्सेस कम रखे गए हैं, उसके लिए भी स्पेसिफिक आइटम्स के नाम गवर्नमेंट ने दिए हैं जिनको आप और पढ़ेंगे डिटेल में। तो वो सभी टैक्सेस किस पर किस रेट से जीएसटी अप्लाई है वो पूरा इस जीएसटी एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, जीएसटी को अप्लाई करने का मेन मोटिव क्या था? सबसे पहला मोटिव तो ये था जीएसटी को अप्लाई करना कि डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इनडायरेक्ट टैक्स, यानी एक ऐसा टैक्स जो सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के एक पूरे ट्रैप को खत्म कर दे और सिर्फ एक टैक्स पे करना पड़े, ताकि जो फॉर्मेलिटीज होती हैं टैक्स पे करने में वो खत्म हो जाए। टैक्स देने वाला टैक्स देने से बचता था, और मिलने वाले को इतने अलग अलग टैक्सेस मिलते थे कि पता ही नहीं होता था कि किस डिपार्टमेंट को कितना टैक्स मिला, कितना लॉस हुआ। तो वो सारे लॉसेस से बचने के लिए और टोटली हर जगह एक ही रेट से टैक्स अप्लाई करने के लिए, और एक ऐसा मार्केट डेवलप करने के लिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स हो, बाकी सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया। ऐसा नहीं है खत्म कर दिया हमने उन सभी टैक्सेस को। जो टैक्सेस हम डिफरेंट डिफरेंट रेट से देते थे, सेल्स टैक्स के नाम पर अलग, आप ऑक्ट्रॉय अलग देते थे, कहीं पर आप किसी अलग टाइप का कोई टैक्स देते थे, स्टेट गवर्नमेंट के अलग टैक्स होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट टैक्सेस होते थे। वो सभी टैक्सेस को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने उनको कम कर दिया या उनको खत्म कर दिया, बल्कि उन सभी टैक्सेस को, जो 2%, कोई 1%, कोई 3%, कोई 4, उन सबको मर्ज करके एक टैक्स बना दिया, जिसका नाम क्या रखा गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो ये इसका मेन जो मोटिव था वो क्या है कि एक ऐसा कॉमन मार्केट क्रिएट करना जहां हर जगह, अगर आप कहीं भी किसी भी जगह अगर प्रोडक्ट खरीदे तो आपको एक ही रेट से टैक्स देना पड़े, चाहे आप यूपी में खरीदें तब भी वही रेट हो, एमपी में जाके खरीदें तो भी रेट सेम हो। तो रेट जो हमारे हैं वो अलग अलग ना हो, एक सिंगल रेट हो, और ये तब पॉसिबल होगा जब टैक्स का रेट भी पूरे कंट्री में कैसा होगा, सेम होगा। तो कॉमन मार्केट को क्रिएट करने के लिए जीएसटी को अप्लाई किया गया था। दूसरा, उस जिस टाइम जीएसटी अप्लाई हुआ था लोगों को बड़ी परेशानी हुई थी कि नहीं ये टैक्स रेट बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब आम लोग फील कर रहे हैं कि, या बिजनेसमैन भी फील कर रहा है कि जो उसे डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस का ट्रैप था, जो जाल था, उससे मुक्ति मिली और वो उससे सिर्फ एक जगह अपना टैक्स पे करके फ्री हो जाता है। ठीक है, उसके बाद
decrease in cost of goods by removing cascading effect of indirect taxes. जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अभी पहले भी आपको बता रही थी कि जैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं उनके रेट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट हो जाते हैं। रीजन ये है कि किसी स्टेट में रेट ऑफ टैक्स ज्यादा होता था, ये पहले की बात बता रहे, किसी में वही रेट ऑफ टैक्स क्या होता था, कम होता था। तो जहाँ कम होता था रेट डाउन हो जाते थे, जहाँ ज्यादा टैक्स वसूल किए जाते थे वहां पर वो रेट कैसे होते थे, ज्यादा होते थे। तो ऐसे में क्या होता है, जो चीज यहाँ हमारे यहाँ पर मान लीजिए कम रेट में मिल रही है, हो सकता है दूसरी अगर सिटी में आप जाएं या किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे स्टेट में जाएं तो वहां पर आपको वही चीज ज्यादा रेट पर मिले। तो इसका इफेक्ट क्या था कि कहीं पर टैक्सेस, किसी गवर्नमेंट ने टैक्स की रेट को डाउन कर रखा था, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर रखा था। लेकिन जीएसटी के आने से अब ओवरऑल कंट्री में रेट ऑफ टैक्स क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब रेट ऑफ टैक्स सेम हो गया तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस हैं वो भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब जो प्रोडक्ट आप यहाँ जिस रेट में खरीदेंगे उसी रेट में आपको किसी भी स्टेट में अवेलेबल होगा। तो जो ये अमाउंट ऑफ टैक्स है ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा टैक्स का रेट है वो सभी जगह सेम रेट से क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस जो देने के बाद बिजनेसमैन को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी। और कई बार ऐसा होता था कि बिजनेसमैन किसी भी टाइप से फ्रॉड करके उन टैक्सेस से बच जाते थे। तो जीएसटी के आने से वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि अब बहुत अलग अलग टैक्स दे करके एक तो हमारी वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई कि हम बहुत अलग अलग टैक्सेस ना देके सिर्फ एक टैक्स पे करते हैं। दूसरा, जब हम एक ही टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट उसको बहुत ध्यान से चेक करती है और उसकी अवेलेबिलिटी का ध्यान रखती है। जबकि अलग अलग डिपार्टमेंट पहले टैक्स कलेक्ट करते थे तो पता ही नहीं होता था किसने कितना दिया, या उस पर ज्यादा वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस या बहुत ज्यादा सख्ती से उसकी जांच नहीं कर पाती थी। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस को अप्लाई करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि न सिर्फ बिजनेसमैन को इससे फायदा मिले, उसको इसमें एडवांटेज मिले, बल्कि गवर्नमेंट को भी ज्यादा से ज्यादा इजीली टैक्सेस कलेक्ट हो सके और गवर्नमेंट इन टैक्सेस को इजीली अपने यहाँ पर शो कर सके। और जितने वो पुराने टैक्सेस हैं, मैंने बताया ना अराउंड 17 टैक्सेस को जीएसटी में क्या किया गया, मर्ज किया गया। तो अब जो उसके लेने और देने का जो प्रोसेस था वो भी बहुत इजी हो गया। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें भी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले बिजनेसमैन टैक्सेस पे करने के ही जाल में फंसे रहते थे कि अब ये टैक्स देना है, अब ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, अब उसको देना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। लेकिन इस ऑफिस में टैक्स पे करना है, उस ऑफिस में जाकर के फॉर्मेलिटीज करनी है। तो वो बिजनेस तो करता ही था, साथ में टैक्स से रिलेटेड भी जंजाल में वो उलझा रहता था। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आने की वजह से एक ही टैक्स क्योंकि उसको पे करना है तो उसको भी ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, तो वो अपना मेन फोकस अपने बिजनेस पर इजीली कर पाता है। ठीक है, सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये इसमें मैंने पहले भी बताया कि चूंकि जीएसटी बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज करके बनाया गया, एक सिंपल टैक्स है, तो इसे पे करने वाले को भी और रिसीव करने वाले को भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट, जीएसटी के आने से टैक्स का मैनेजमेंट जो पहले इफेक्टिवली नहीं होता था, इतने सारे टैक्सेस होते थे कि गवर्नमेंट को भी उनका कैलकुलेशन करने और उसकी अकाउंटिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सेम एज बिजनेसमैन को भी उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो जीएसटी आने से उन वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनकी वजह से जीएसटी को अप्लाई किया गया। बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग देख लेंगे। इसके बाद जीएसटी के को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कुछ मेन चीजों पर हम फोकस करेंगे कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं और ये जो टैक्स है इसका हमारे अकाउंटिंग पर क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखिए कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो सेलर पे करता है और इसको इनडायरेक्टली किससे लिया जाता है, इसे चार्ज किया जाता है कस्टमर से।
ठीक है। और उसके बाद इसका पेमेंट, जितना ये जो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है, तो वो टैक्स चार्ज करने का काम किसका है? सेलर का। और वो सेल करके ऐसा नहीं है कि वो टैक्स अपने पास रख लेता है, वो टैक्स किसको दे देता है? गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट आई टोटल मिला करके, उसका सेलिंग प्राइस है मान लीजिए 2000, और गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना है 6%। तो 2000 का 6% 120 रुपीज। तो हम उसका जो प्राइस है वो अपने कस्टमर से कितना लेंगे? 6000 तो हमारी कॉस्ट है और 120 के टैक्सेस हैं, जो हमें अब हम उसको शो भी करेंगे अपने कस्टमर के सामने कि ये 120 हमारी जेब में नहीं आ रहे, क्योंकि हम सेलर हैं, हमारे पॉकेट में 120 नहीं आएगा। ये जो 120 का जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट हैज टू बी पेड बाय अस टू द गवर्नमेंट। इसको हम पे करेंगे किसे? गवर्नमेंट को। और चूंकि हम जीएसटी के नाम से ले रहे हैं तो हम उसमें कोई फ्रॉड भी नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली उसको किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे। लेकिन हम इसे चार्ज किससे कर रहे हैं? अपने कस्टमर से, क्योंकि वो कंजम्पशन ऑफ गुड्स करता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हमें कस्टमर से लेने होते हैं। तो ये जो टैक्सेस हैं, इनकी जनरल जब एंट्रीज होती हैं उन पर भी इफेक्ट आता है, और इन सबको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। अब तक के कुछ चैप्टर्स में लास्ट ईयर तक हमने चैप्टर वाइज जीएसटी की सारी एंट्रीज शो की थी, जो कि बहुत डिटेल में बताई भी गई थी। फिलहाल मैं आपको जीएसटी के टाइप बताती हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। एसजीएसटी, कौन कौन सी जीएसटी है? एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी क्या है? एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये तो हो गया आपका जीएसटी। के बाद स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एसजीएसटी। और इसके बाद सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीजीएसटी। और इसके बाद इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको बोलते हैं आईजीएसटी। ये दोनों टैक्सेस जो हमें पे करने होते हैं वो इंट्रा फॉर्म ट्रांजैक्शन पर पे करने होते हैं। और ये जो इंटीग्रेटेड है इसे हम पे करते हैं इंटर फॉर्म ट्रांजैक्शंस पर। इंटर फॉर्म ट्रांजैक्शन। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इंट्रा फॉर्म और इंटर फॉर्म ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं? इंट्रा फॉर्म ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जब हम एक स्टेट में ही गुड्स और सर्विसेज परचेज और सेल करते हैं। यानी जैसे हम यूपी में अपना बिजनेस कर रहे हैं और हमारा बिजनेस सिर्फ यूपी के अंदर ही हो रहा है, यानी कोई भी प्रोडक्ट हम यूपी के डिफरेंट सिटीज से खरीद रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट से खरीद और सेल परचेज और सेल कर रहे हैं, खरीद और बेच रहे हैं, बट हम स्टेट के बाहर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, तो वो कैसे ट्रांजेक्शन में आ जाता है? इंट्रा फॉर्म ट्रांजेक्शन। और अगर हम इंट्रा फॉर्म ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें जीएसटी में 2 टाइप के टैक्सेस पे करने होते हैं। कौन से 2 टाइप के टैक्सेस? एक तो एसजीएसटी और दूसरा सीजीएसटी। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के जितना फिक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीजीएसटी, इसका पार्ट जो जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पे किया जाता है। यानी टैक्सेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है और कुछ पार्ट किसको मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को।
तो स्टेट गवर्नमेंट को जो पार्ट मिलता है, जो रिसीव होता है, वो होता है सीजीएसटी, और द पार्ट विच इज रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड सीजीएसटी। लेकिन अगर हम इंटरफॉर्म ट्रांजेक्शन करते हैं, इंटरफॉर्म ट्रांजेक्शन का मतलब होता है वो ट्रांजेक्शन जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होते हैं। जैसे अगर आप यूपी का प्रोडक्ट दिल्ली में सेल करें, या फिर आप यूपी का प्रोडक्ट एमपी या किसी भी स्टेट में, इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, जिन किसी भी स्टेट में आप सेल करते हैं, तो वहां पर आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। वहां पर सिर्फ एक इंटीग्रेटेड टैक्स है दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी, शॉर्ट में जिसको बोलते हैं आईजीएसटी, और जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको के नाम से जाना जाता है। आपको सिर्फ वही पे करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कब पे करना है, जब हमारा ट्रांजेक्शन कैसा होगा, इंट्रा फॉर्म होगा, मीन्स एक ही स्टेट के अंदर होगा। और हमें आईजीएसटी कब पे करना है, हमें यहाँ हमेशा जो मतलब आपको मीनिंग बताती हूँ, दैट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जब बिजनेस को एसजीएसटी और सीजीएसटी पे करना है, तब वो किन ट्रांजेक्शन पर, जो इंट्रा फॉर्म होंगे, यानी एक ही स्टेट के अंदर होंगे। और अगर वो स्टेट से बाहर ट्रांजेक्शन करता है तो उसे कौन सा टैक्स पे करना होगा, आईजीएसटी। तो ये आज आप इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बुक से पढ़ेंगे, और साथ में कल मैं शॉर्ट में आपको कुछ जनरल एंट्रीज के थ्रू इसका एंट्री फैक्टर आपको बताऊंगी, जो कि इसका छोटा सा पार्ट है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कल ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है।